मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कार्बोकैटाइन कैसे बनता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी स्टेबिलिटी को कैसे चेक किया जाता है, उसमें रीअरेंजमेंट कैसे होता है, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो इन सभी बातों के बारे में हमने सीख लिया है पहले वाले लेक्चर में। और आज वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए किसी खास तरह के सॉल्वेंट की जरूरत होती है। तो सॉल्वेंट के बारे में सीखेंगे, उसके बाद में कुछ रिएजेंट्स के बारे में सीखेंगे। रिएजेंट में जैसे इलेक्ट्रोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह किस तरह के रिएजेंट हो सकते हैं हम उनके बारे में सीखेंगे। उसके बाद में हम लिविंग ग्रुप के बारे में भी थोड़ा जानेंगे कि लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, लिविंग टेंडेंसी कैसे पता करते हैं कि कौन सा ग्रुप कितना जल्दी लीव करने वाला है, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्वेंट्स, ठीक है। सॉल्वेंट को विलायक भी बोलते हैं हिंदी में। तो जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट जो है वो जनरली दो प्रकार का होता है, एक पोलर सॉल्वेंट और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट जो होता है ना, उसको ध्रुवीय विलायक भी बोलते हैं, और नॉन पोलर सॉल्वेंट को अध्रुवीय विलायक भी बोलते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि पोलर सॉल्वेंट मींस जिसमें पोल अवेलेबल हो। पोल मींस पॉजिटिव पोल भी और नेगेटिव पोल भी, ठीक है। जिसमें चार्ज अवेलेबल होगा, चाहे वो पार्शियली चार्ज हो, अगर उसमें चार्ज डेंसिटी अवेलेबल है तो हम कहेंगे कि वो पोलर है। और जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, हम कहेंगे कि वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और पोलर सॉल्वेंट में चार्ज होगा तो हम कहेंगे कि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो जिसका भी डाइपोल मोमेंट यदि जीरो नहीं है, उसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ अगर आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो पोलर सॉल्वेंट है। और जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। जाहिर सी बात है कि जो पोलर सॉल्वेंट होता है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस जरूर होगा, क्योंकि मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट जब हम जीओसी पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट होता है वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण ही ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये अराइज होता है। और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पार्शियली अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है उस पे डेल नेगेटिव क्रिएट होता है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है उस पे डेल पॉजिटिव क्रिएट होता है। तो हम कहेंगे कि जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, पोलर सॉल्वेंट, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के कुछ एग्जांपल्स की, जैसे कि बेंजीन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, पेट्रोल हो गया। पेट्रोल हमने एल्केन के चैप्टर में डिटेल से स्टडी किया है। मैंने आपको पेट्रोल के बारे में कई सारी बातें बताई है, ठीक है ना। ये कैसे बनता है, इसका फॉर्मेशन और इसमें ऑक्टेन नंबर कैसे निकालते हैं, वो सारी बातें हमने एल्केन के चैप्टर में सीख लिया है। मैंने आपको एक बात उसमें बताया होगा कि C7 to C9 कार्बन के एल्केन के जो मिक्सर होते हैं, 7 कार्बन से 9 कार्बन तक के जो एल्केन के मिक्सर है वो पेट्रोल कहलाता है। तो एल्केन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है और ये एल्केन से ही बना है, इसलिए हम कहेंगे कि पेट्रोल भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। CCl4 का डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा तो हम कहेंगे कि ये भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब हम बात करते हैं पोलर सॉल्वेंट की, ठीक है ना। तो पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं साहब? तो पोलर सॉल्वेंट जनरली दो प्रकार के हैं, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को PPS के नाम से भी बुक्स में लिखा जाता है, और पोलर एप्रोटिक को लिटरेचर में PAS भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? जो अच्छा ये है तो पोलर सॉल्वेंट का ही पार्ट, इट मींस इसका डाइपोल मोमेंट तो नॉन जीरो ही होना है, लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मीनिंग ये है व्हिच कैन फर्निश H+, जो H+ को फर्निश कर सकता है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, बशर्ते कि उसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। और अगर वो H+ को फर्निश नहीं कर पा रहा है और उसका डाइपोल मोमेंट भी नॉन जीरो है तो हम कहेंगे कि वो नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की कैटेगरी का माना जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा कंपाउंड है जो H+ को फर्निश करेगा, हमें कैसे आइडिया लगेगा? तो देखो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम जो होता है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, यदि कोई हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से डायरेक्ट अगर कनेक्ट है तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड H+ फर्निश कर सकता है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के लिस्ट में आपको पता है कि ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है ना, या नाइट्रोजन हो गया, ये सभी आप निकाल लेंगे।
तो इसी सीक्वेंस में अगर मैं आपको कहूं क्या H2O इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं कह सकता हूं? देखो रिएक्शंस में सबसे ज्यादा जो सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है वो H2O को किया जाता है, क्योंकि ये बड़ी आसानी से लैब में अवेलेबल हो जाता है और मार्केट में मिलता भी है, सस्ता भी है, ठीक है। तो खैर वो बात अलग है। तो H2O जो होता है ना वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि ये H+ फर्निश कर सकता है। कैसे? क्योंकि ये अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसी अगर मैं सीक्वेंस में कहूं कि जो अमोनिया है NH3 जो है ये भी एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल है, क्योंकि यहां भी नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन है जो H+ फर्निश कर सकता है। इवन 1 डिग्री एमीन भी पोलर प्रोटिक का ही एग्जांपल है, ठीक है ना। क्या मैं आपको कहूं कि अल्कोहल भी इसी का एग्जांपल है? बोलो, क्योंकि अल्कोहल में भी आपको पता है ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्ट है तो H+ फर्निश कर सकता है। अगर मैं आपको कहूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का ही एग्जांपल है, क्योंकि ये भी H+ फर्निश कर सकता है। अब हम बात करते हैं तो वे यौगिक जो H+ फर्निश कर सकते हैं वो पोलर प्रोटिक के एग्जांपल हो जाएंगे। अब हम आते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की तरफ। तो जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है वे सॉल्वेंट किस तरह के होते हैं? जिनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, मींस वे पोलर सॉल्वेंट तो होंगे लेकिन H+ फर्निश नहीं कर सकते। उनकी लिस्ट में हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले जो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है एसीटोन, क्योंकि आपको तो पता है कि जो एसीटोन का मॉलिक्यूल है, आप देखें इसमें कोई ऐसा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है एसीटोन के मॉलिक्यूल में जिसमें कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से हाइड्रोजन कनेक्ट हो। आप देखो इसमें कार्बन sp3 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और sp3 कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन उतनी आसानी से H+ फर्निश नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि जो एसीटोन है इसका नाम होता है एसीटोन। तो जो एसीटोन है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल हो जाएगा। तो इसी सीक्वेंस में अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो सेकंड एग्जांपल इसका है डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड। कैसे? आप देखें डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड में भी आप देखें कि कोई ऐसा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है जो किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से डायरेक्ट कनेक्ट हो, लेकिन आप ध्यान दें कि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का जो डिफरेंस है ना वो इसमें अवेलेबल है, मींस ये पोलर सॉल्वेंट तो होगा। क्यों बोलो? क्योंकि आपको तो मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो यहाँ डेल नेगेटिव होगा, सल्फर पे डेल पॉजिटिव होगा, तो हम कहेंगे कि सल्फर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन के पास डेल नेगेटिव है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे भले ही ये पोलर है लेकिन ये पोलर प्रोटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डायरेक्ट कनेक्ट है जो H+ फर्निश कर सकता हो। तो इसका नाम होता है डाइमिथाइल, इसका नाम है डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो आप देखें एक कंपाउंड है, आपने कॉमन नेम पढ़ा होगा 11वीं में, और मैंने आपको बताया था कि कॉमन नेम में जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना उनकी जब नेमिंग की जाती है फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स की, ठीक है ना, जो कार्बन कंटेनिंग है जिनमें कार्बन अवेलेबल होता है, ठीक है ना, उनमें जो गणित चलती है कॉमन नेम की वो मैथ एथ प्रॉप से नहीं चलती, उनमें फॉर्म एसिड ब्यूटाइल पेंटाइल इस तरह से चलती है। तो इसमें देखो सबसे पहले नाइट्रोजन से कनेक्ट जो हाइड्रोजन है उनका नाम लिखा जाएगा। तो अगर इस कंपाउंड का हम नाम लिखें तो नाम क्या हो जाएगा? NN डाइमिथाइल, क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़े समूह का नाम इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा, और NN डाइमिथाइल, फिर इधर एक ही कार्बन अवेलेबल है और एक कार्बन को हम बोल देते हैं फॉर्म, तो NN डाइमिथाइल देन फॉर्म एमाइड, क्योंकि एमाइड ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। तो इसका नाम होता है NN डाइमिथाइल फॉर्म एमाइड। और ध्यान दे लिटरेचर में इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख दिया जाएगा DFA, I'm sorry, please correct it, I made mistake। इसको लिटरेचर में डायरेक्ट इस नाम से भी लिख दिया जाएगा कि DMF डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। और जो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड होता है इसको लिटरेचर में डायरेक्ट ऐसे भी लिख दिया जाएगा, एरो के ऊपर जब रिएक्शन होगी DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है ना।
आप समझ गए होंगे कि इसमें भी देखो नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन जो है वो H+ फर्निश कर सकता है, लेकिन ये 3D एमाइड है, इसमें नाइट्रोजन से डायरेक्ट कोई हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी पोलर एप्रोटिक का ही एग्जांपल हो जाना है। एग्जांपल नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल नंबर 4 में देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O N और डाई मिथाइल। देखो ये सवाल मतलब ऑप्शन नंबर जो 4 है, एग्जांपल नंबर 4 है, वो 3 की तरह ही है, लेकिन इसमें एक ही जगह 2 कार्बन यूज किए, तो नाम क्या हो जाएगा NN डाई मिथाइल, क्योंकि नाइट्रोजन से ग्रुप जो कनेक्ट है उनका नाम तो सबसे पहले आना ही है NN डाई मिथाइल। और 2 कार्बन को आप क्या बोलोगे, एक कार्बन को फॉर्म बोलते हैं, तो 2 कार्बन को क्या बोलोगे AC, तो इसका नाम हो जाएगा NN डाई मिथाइल एसिटामाइड, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे DMA के नाम से भी इसको जानते हैं। आप समझ गए होंगे कि इसमें भी कोई ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डायरेक्ट कनेक्ट हो, जो H+ फर्निश कर सकता हो, ठीक है। अब आपको एक पॉइंट में और सिखा रहा हूं इसी सीक्वेंस में, ये पॉइंट अभी यहां कोई यूज नहीं है, लेकिन जैसे ही हम न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ेंगे तो वहां हम इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक आपने देखा कि जो सॉल्वेंट है वो 2 तरह के थे, पोलर और नॉन पोलर। पोलर जिनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, नॉन पोलर जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। पोलर 2 भागों में बांटा हमने, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल हमने लिखे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, व्हिच कैन फर्निश H+, ठीक है ना, जो H+ को फर्निश कर सके। और H+ को फर्निश करने वाले कौन कौन थे, जिनमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से डायरेक्ट हाइड्रोजन कनेक्ट हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल उसका होता है वाटर, H2O, अल्कोहल, अमाइन, ठीक है ना, 1 डिग्री अमाइन हो गया, अमोनिया हो गया, ये सभी। तो और सेकंड हमने पढ़ा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, उसके 4 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं। एक एसीटोन हो गया, एक डाई मिथाइल सल्फोक्साइल हो गया, एक डाई मिथाइल NN डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड हो गया, एक NN डाई मिथाइल एसिटामाइड हो गया। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप समझिएगा कि अगर मैं बात करूं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की, अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करूं तो कोई एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल बताओ। जैसे कि मैंने कहा था कि H2 सबसे बेस्ट एग्जांपल, तो मैं H2 की ही बात कर लेता हूं। आप देखिए जो H2O का मॉलिक्यूल है उसमें कुछ इस तरह से, जैसे कि ऑक्सीजन है और यहां पे ये 2 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। आप देखिए कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। आप देख पा रहे होंगे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, ये तीनों इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होते हैं। ये हर किसी मॉलिक्यूल में अगर इनकी कंडीशंस को कोई मॉलिक्यूल फुलफिल करता है तो उसमें हमेशा अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से डेल नेगेटिव क्रिएट रहेगा ऑलरेडी, और हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव क्रिएट रहेगा। और अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि इस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आपने NaCl को ऐड किया, मानो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में NaCl को ऐड किया तो क्या ये NaCl Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये Na+ में कन्वर्ट हो गया और साथ ही साथ ये Cl- में भी कन्वर्ट हो गया। और अपने आयनों में जैसे ये ब्रेक हुआ, तो ब्रेक होते ही आप जो देखोगे वो देखोगे कि यहाँ पे जो H2O का मॉलिक्यूल था ना, वो H2O का मॉलिक्यूल Na+ के चारों तरफ इसको घेरा बना देगा। कैसे? जो Na+ है उसको ऑक्सीजन घेरेगा चारों तरफ से, वाटर का जो ऑक्सीजन रहेगा। क्यों बोलो ऑक्सीजन क्यों घेरेगा? क्योंकि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज था? डेल नेगेटिव, और ये डेल नेगेटिव और ये डेल जो पॉजिटिव रहेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको प्रोवाइड कराएगा ताकि Na+ की स्टेबिलिटी बढ़े। तो जल के अणुओं का चारों तरफ से घेरना जलयोजन कहलाता है, ठीक है ना। या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का चारों तरफ से घेरा बनाना इसके सराउंडिंग में, उसको सॉल्वोलाइसिस भी बोलते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सॉल्वेशन का रेट है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कैटाइन कितना छोटा है। जिसकी साइज जितनी कम होती है, जिसकी साइज जितनी कम होती है उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है ना। आप देखिए कि इसकी चारों तरफ से वाटर की मॉलिक्यूल घेर लेंगे साहब, ठीक है ना। तो इधर से ये H2O का मॉलिक्यूल आएगा और आकर के इसका जो डेल नेगेटिव है इसके साथ में इसको बॉन्डिंग करेगा, और इसी प्रकार इधर भी आ जाएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो Na+ है
और Na+ के चारों तरफ किसके मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे और उसको उस Na+ के मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर देंगे। ठीक है ना। ठीक, अब हम चलते हैं Cl- की तरफ। तो आप देखिए कि जो Cl- है, जो Cl- बना है, इस Cl- को भी चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेंगे। लेकिन आप ध्यान दें, इस बार जो वाटर के मॉलिक्यूल घेरेंगे उनमें वाटर के मॉलिक्यूल्स में कौन सा हिस्सा घेरेगा, डेल माइनस वाला। आई एम सॉरी, ऑक्सीजन पे डेल माइनस है और हाइड्रोजन पे डेल प्लस। तो जो H वाला हिस्सा है वो इसके चारों तरफ से घेरा बनाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास डेल पॉजिटिव है और वो नेगेटिव के साथ कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को देगा। और जैसे ही यहां पे ये अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा तो Cl- की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है ना। जैसे ये हाइड्रोजन है इधर से, तो ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव है, तो ये इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देगा। तो फाइनली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि H2O में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, यदि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आप Na+ डालो चाहे Cl- डालो, इट मींस कैटाइन ऐड करो चाहे एनाइन ऐड करो, दोनों को स्टेबिलिटी मिलती है, दोनों का जलयोजन होता है, दोनों का हाइड्रेशन होता है, दोनों का सोल्वोलाइसिस होता है। आप समझ गए? यानी कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में चाहे कैटाइन ऐड किया जाए चाहे एनाइन ऐड किया जाए, दोनों का जलयोजन पॉसिबल है, दोनों का हाइड्रेशन पॉसिबल है, तो हम कहेंगे कि दोनों अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। या दोनों के चारों तरफ किसके मॉलिक्यूल आकर के चिपक जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे। अब हम बात करते हैं, तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना नोटबुक में कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो कैटाइन को भी स्टेबलाइज करता है और एनाइन को भी स्टेबलाइज करता है। ठीक है ना। और आप एक जरूर ये ध्यान रखिए, जब ऑनलाइन क्लासेस में आप ले रहे होते हैं तो आप नोट्स इनके जरूर बनाएं। मैंने आपको क्लासरूम में कई बार आपको बताया है कि कई सारी चीजें ऐसी होती है कि मास्टर सारी बातों को लिखवा नहीं पाएगा, सभी बातों को आपको लिखवा नहीं पाएगा नोटबुक में या बोर्ड पे नहीं लिख पाएगा। तो कुछ बातें ऐसी होती है जो आपको खुद से लिख लेनी होती है। कोई छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं वो आप खुद से ही नोटबुक में लिख ले रहे हैं, तो अपनी भाषा में, हिंदी, अंग्रेजी, मारवाड़ी, जो भी आप लिखें। ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो ये कॉन्सेप्ट क्या था साहब कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कैटाइन हो चाहे एनाइन हो, दोनों को स्टेबलाइज होने का मौका मिलता है। अब हम बात करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की। तो ध्यान दें, पोलर एप्रोटिक जो सॉल्वेंट था, पोलर एप्रोटिक जो सॉल्वेंट है उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बताओ साहब आप। क्या उसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको एसीटोन बताया अभी कि जो एसीटोन होता है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एक बेस्ट एग्जांपल है। और एसीटोन की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से थी, CH3 C डबल बॉन्ड O देन CH3। आप देखिए कि इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और कार्बन पे सॉरी इस वाले कार्बन पे डेल पॉजिटिव है क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फाइनली उसके पास में डेल नेगेटिव और इस कार्बन के पास में डेल पॉजिटिव बनेगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर इस एसीटोन के बीकर में, एक बीकर ले जिसमें एसीटोन पड़ा है और अब उसमें कैटाइन और एनाइन ऐड किया जाए, अगर मैं कहूं कि एसीटोन के मॉलिक्यूल में यदि Na+ गया है, एसीटोन के मॉलिक्यूल में यदि Na+ ऐड हुआ है, तो ध्यान दें कि जो Na+ है ना, Na+ इसको स्टेबलाइज होने का मौका मिलेगा। और Na+ को कौन स्टेबलाइज करेगा, इसका नेगेटिव हिस्सा। कैसे, वो आप देखें कि जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है ये इधर आएगा और एसीटोन का मॉलिक्यूल इस तरह से आएगा, ये डाइमिथाइल। ठीक है। और इस ऑक्सीजन के पास में जो डेल नेगेटिव है ये इस Na+ के साथ में आके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करवाएगा, जिससे Na+ की स्टेबिलिटी में इंक्रीमेंट होगा। कैसे, आप देखें कि अगर मैं बात करूं इसी एसीटोन के मॉलिक्यूल को, आप देखें ये चारों तरफ से घेरा बना लेगा। इसको आप हाइड्रेशन नहीं बोल सकते क्योंकि हाइड्रेशन में होता है कि जल का अणु H2O का मॉल ही यहां ऐड होना चाहिए, लेकिन ये H2O नहीं है, आपको मालूम है कि एसीटोन है, तो इसको आप एसीटोलाइसिस बोल सकते हैं। ठीक है ना। या आप इसको डायरेक्टली क्या बोलेंगे, इसको सोल्वोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पे जो Na+ है और इसका जो डेल माइनस है ये इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देगा। तो मैं कहना ही चाह रहा हूं कि अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की हम बात करें, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की, तो ये कैटाइन को स्टेबलाइज करने में कामयाब रहा। क्योंकि ये
Na+ को चारों तरफ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करवाएगा, जिससे Na+ की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं एनाइन की। अगर मैं बात करूं Cl- कि क्या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, क्या एसीटोन का मॉलिक्यूल Cl- को स्टेबलाइज कर पाएगा? तो मैं कहूंगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि देखो जो एसीटोन का मॉलिक्यूल होता है ना, तो एसीटोन के मॉलिक्यूल में, एसीटोन का जो मॉलिक्यूल है उसमें देखो बहुत ज्यादा हिंडर्ड कार्बन है। जैसे मैं बात करूं, आप देखें इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है, ठीक है ना, और ठीक उसी प्रकार यहां भी जो CH3 है उसके पास भी 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है, और इस ऑक्सीजन के पास में डेल नेगेटिव है, लेकिन इस कार्बन के पास में डेल पॉजिटिव है। तो अब जरा बताओ, अगर जो Cl- है इसको चारों तरफ से ये वाला जो पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करवाएगा अगर ये स्टेबलाइज हुआ तो। लेकिन आप बताओ, क्या ये पॉजिटिव जो खुद ही बहुत ज्यादा क्राउडेड है, खुद ही बेचारा परेशान है, तो क्या ये इतने बड़े बड़े ग्रुप के बगल में रहा, खुद क्राउडेड है, खुद त्रिविम बाधित है, त्रिविम बाधा स्टेरिक हिंड्रेंस से घिरा है बेचारा। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? जब बल्कि ग्रुप उसके आसपास लगे हो तो ये क्राउडेड फील कर रहा है। ये ग्रुप एक दूसरे की दूर दूर जाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में 120 डिग्री के एंगल पे पड़े हैं, क्योंकि ये कार्बन sp2 है, तो 120 का एंगल ये बना के रखे हैं। तो आप जरा देखिए कि ये जो डेल पॉजिटिव है ये इतना अच्छा स्ट्रेंथ वाला नहीं है, ये इतना फ्री कटाइन नहीं है कि ये इस एनाइन को स्टेबलाइज कर सके। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि ये कार्बन बेचारा खुद परेशान है। कैसे पता चला? क्योंकि जो कार्बन है ये इतने बड़े बड़े ग्रुप से घिरा हुआ है। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस की प्रॉब्लम की वजह से, ये स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये जो पॉजिटिव है ये इसके नेगेटिव को स्टेबलाइज नहीं कर सकता, ठीक है ना। अच्छा, ये जरूरी सर, आपने एसीटोन के लिए कोई दूसरा एग्जांपल उठा लेते हैं, तो आप देखिए दूसरा एग्जांपल ले लें। जैसे हमने ये वाले एग्जांपल्स लिखे थे, ठीक है ना, तो आप देखिए कि इस एग्जांपल्स में, इन एग्जांपल्स में देखिए कि जो पॉजिटिव वाले हिस्से हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव क्राउडेड आपको मिलने वाले हैं। जैसे एसीटोन का मैंने बता दिया कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज यहां मिलने वाला है, ये दो मिथाइल ग्रुप का क्राउडिंग यहां लगा हुआ है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार यदि हम बात करें सेकंड वाले एग्जांपल की बात करें डाई मिथाइल सल्फोक्साइड की, तो इसमें ये सल्फर इसमें ये जो सल्फर है ये आप देखें कि दो CH3 ग्रुप का क्राउडिंग यहां लगा हुआ है। ठीक उसी टाइप से यदि आप NN डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड की तरफ चलोगे तो यहां भी जो डेल पॉजिटिव मिलेगा इस तरफ तो बहुत ही बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। अगर आप इसको भी ना देखिए, आप नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलोगे 4 नंबर वाले पे, NN डाइमिथाइल एसिटामाइड वाले पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो डेल पॉजिटिव बनेगा ये तो इधर भी मिथाइल ग्रुप और इधर तो ये बड़ा तगड़ा ग्रुप है। यानी कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में कैटाइन को स्टेबलाइज हो जाता है लेकिन एनाइन स्टेबलाइज नहीं हो पाता। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसका रिजल्ट क्या निकला? हमने सॉल्वेंट के बारे में सीखा। सॉल्वेंट दो तरह के, पोलर, नॉन पोलर। पोलर जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वहां पे डाइपोल मोमेंट शो हो गया, यानी डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो गया। नॉन पोलर जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है उनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखने में नहीं मिलेगा जनरली। फिर उनके कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े, CCl4, बेंजीन, पेट्रोल, एल्केन, साइक्लोहेक्सेन, इस तरह के। और फिर हम आते हैं पोलर सॉल्वेंट में। फिर पोलर को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया? दो कैटेगरी में, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, उसको भी हमने देखा कि जो H+ फर्निश कर सकता है वो पोलर प्रोटिक है और जो H+ नहीं दे सकता वो पोलर एप्रोटिक है, बशर्ते कि उनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि वो किसकी कैटेगरी का है? पोलर वाली कैटेगरी का है। और जो पोलर प्रोटिक है उसके कौन कौन से एग्जांपल हो गए? H2 सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, अल्कोहल हो गया, अमाइन हो गया, अमोनिया हो गया, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन भी सारे अमाइन की कैटेगरी वाले आ गए। 3 डिग्री नहीं आएगा क्योंकि 3 डिग्री में नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ठीक है ना। उसी के बाद में पोलर एप्रोटिक के 4 एग्जांपल पढ़े, कौन कौन से? एसीटोन सबसे फेमस एग्जांपल, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, NN डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, NN डाई मिथाइल एसिटामाइड। और फाइनली लास्ट में हमने क्या पढ़ा कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में चाहे कैटाइन हो चाहे एनाइन हो, दोनों को स्टेबिलिटी मिलती है, दोनों का हाइड्रेशन होता है, दोनों का सॉल्वोलाइसिस होता है। लेकिन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में कैटाइन तो स्टेबलाइज होता है लेकिन एनाइन स्टेबलाइज नहीं होता है।
सेकंड पॉइंट है रिएजेंट का। तो रिएजेंट जो है वो जनरली दो टाइप के हमें पढ़ना है। एक है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, उसको इलेक्ट्रोफाइल्स भी बोलते हैं और उसको E+ से भी डिनोट किया जाता है। और सेकंड जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, इसको न्यूक्लियोफाइल्स भी बोलते हैं और इसको NO- से डिनोट किया जाता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफाइल्स E+ के बारे में हम जानते हैं। तो इसमें नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा होगा कि इसमें दो वर्ड है, एक है इलेक्ट्रो और एक है फाइल। इलेक्ट्रो मींस होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, फाइल मींस लव। इट मींस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉनों से स्नेह करने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है। जो इलेक्ट्रॉनों से स्नेह कर रहा है इसका मतलब खुद के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं होगी, इसीलिए दूसरों से कहीं से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश में रहता है। तो हम ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी वाला होता है। और अगर ये इलेक्ट्रॉनों की कमी वाला है तो इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी बोलते हैं, जिसको EWG के नाम से हम बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। और ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं और साथ ही साथ ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है ना। अब जानते हैं कि कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, उनको कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। 4 कैटेगरी मैंने इलेक्ट्रोफाइल की बनाए हैं और 4 कैटेगरी में इनको कैटेगराइज किया है। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, जिससे सबसे पहले मैंने लिखा है पॉजिटिव चार्ज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कि पहली कैटेगरी में वे एग्जांपल आएंगे इलेक्ट्रोफाइल के जिनमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा और साथ ही साथ उनका ऑक्टेट क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोकटाइन की। ये मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, जितने भी कार्बोकटाइन है वे सब के सब इलेक्ट्रोफाइल है। मैं बोल रहा हूं कार्बोकटाइन, मैं कैटाइन नहीं बोल रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितने भी पॉजिटिव है वे सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो कार्बोकटाइन होते हैं जनरली वे सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं जैसे CH3 एल्काइल कार्बोकटाइन में मिथाइल कार्बोकटाइन आ गया। कि जो मिथाइल कार्बोकटाइन है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। सर कैसे पता चला ये इलेक्ट्रोफाइल है? क्योंकि आप देखिए इसका जो कार्बन है इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट जाहिर सी बात है कि इनकम्प्लीट है। तो ये इलेक्ट्रॉनों की तलाश में रहेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाला रहेगा, तो हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल भी है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाला है, इलेक्ट्रॉनों की कमी वाला है। तो हम कहेंगे कि जो कार्बोकटाइन है, मिथाइल कार्बोकटाइन है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे इथाइल कार्बोकटाइन ले लें आप, तो इथाइल कार्बोकटाइन में देखोगे कि यहां भी जो पॉजिटिव है कार्बोकटाइन इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। ऐसे अगर मैं आइसोप्रोपाइल कार्बोकटाइन की बात करूं, देखो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, एक CH पे 2 CH3, मैंने आपको बताया था पहले। और यहां पे अगर एक पॉजिटिव है तो इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल कार्बोकटाइन। इसमें भी ये जो सेंटर कार्बन है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। अगर मैं बात करूं आइसोब्यूटाइल कार्बोकटाइन की, तो आइसोब्यूटाइल कार्बोकटाइन जो होता है ना वो भी एक इलेक्ट्रोफाइल ही है। आप देखें आइसोब्यूटाइल कार्बोकटाइन की ये स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। इट इज एन आइसोब्यूटाइल कार्बोकटाइन, 4 कार्बन आइसो ग्रुप अवेलेबल है। अगर टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन होता है तो वो भी एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है ना। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन जो होता है ना उसके स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है ना। आई एम सॉरी, प्लीज करेक्ट इट, आई मेड मिस्टेक। इसमें 5 कार्बन है। जो आइसो टर्सरी ब्यूटाइल जो कार्बोकटाइन होता है ना वो कुछ इस तरह का होता है। आप देखें 4 कार्बन है इसमें और 3 डिग्री कार्बन पे कार्बोकटाइन है, तो टर्सरी कार्बोकटाइन हो गया। तो हम कहेंगे कि ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो भी कार्बोकटाइन होते हैं जनरली वे सारे के सारे कार्बोकटाइन इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आएंगे और फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे, और क्योंकि उनमें पॉजिटिव चार्ज भी होना है और ऑक्टेट क्या होना है, इनकम्प्लीट होना है। साथ ही अगर मैं कुछ मेटल आयंस की बात करूं जैसे Ag+, जैसे मैं बात करूं Hg+2, ठीक है ना, Hg+2, या मैं बात करूं Pt+2, तो जो मेटल आयंस होते हैं जनरली आप देखिए कि ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही काम करेंगे।
और अगर एक दो एग्जाम्पल में और आपको बताऊं फर्स्ट कैटेगरी के, तो इसमें आप देखिए कि H+ हो गया, ठीक है ना, जैसे हेलोजन हेलोनियम आयन हो गए। अच्छा X+ में कौन कौन आ सकते हैं बोलो? X+ में Cl+ आ सकता है, X+ में Br+ आ सकता है, यहां पे I+B हो सकता है, लेकिन एक मैंने यहां अवॉइड किया है, कौन सा? F+, क्योंकि आपको तो मालूम है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे पॉजिटिव की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती, और फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, तो उस पे पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, एक जैसे ये वाला आ गया SiM कार्बोकेटाइन, आप देखिए इस कार्बन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे कि 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका जो ऑक्टेट है वो क्या है? इनकम्प्लीट है। तो आप समझ गए होंगे कि जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें मैंने कौन कौन से एग्जांपल लिए हैं कि पॉजिटिव चार्ज भी रखते हैं और साथ में उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट भी होता है। तो इनमें आ गए सभी कार्बोकेटाइन्स आ गए, इसमें मेटल आयंस आ गए, इसमें X+ में कौन कौन आ गए? हेलोनियम आयन में, इसमें क्लोरोनियम आयन आ गया, ब्रोमीनियम आयन आ गया, आयोडीनियम आयन आ गया, इसमें फ्लोरीनियम आयन नहीं आया, क्योंकि आपको मालूम है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे पॉजिटिव स्टेबिलिटी नहीं होती है। और यहाँ पे एक SiM कार्बोकेटाइन है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। इन सभी का हम यूज पढ़ेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। इनको हेलोजिनेशन वाली जो रिएक्शंस है वहां अपन डील करेंगे, इनको फ्रीडल क्राफ्ट वाली रिएक्शंस में भी यूज करेंगे, ठीक है ना, इसको भी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में यूज करेंगे। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि इन सभी का हम कहीं ना कहीं यूज करने वाले हैं, लेकिन हम पहले ही इसको एक बार देख ले तो ज्यादा बेहतर होगा, याद कर ले तो बेहतर होगा। तो ये थी कैटेगरी नंबर 1। आपको मैं एक छोटा सा नोट बताना चाहूंगा इसी सीक्वेंस में कि देखो कुछ कार्बोकेटाइन ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज तो रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज तो होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, ठीक है ना। कुछ पॉजिटिव चार्ज ऐसे भी हैं जो भले ही पॉजिटिव चार्ज है, उनपे एटम्स पे पॉजिटिव है, लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में नहीं आते। कौन कौन से हैं सब? तो उसकी जो कैटेगरी है उसमें आते हैं एक दो, जैसे H3O+। देखो भाई H3O+ जो होता है ना, ये भले ही पॉजिटिव रखता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बात करूं NH4+ की, तो NH4+ भी आप देखोगे कि कार्बोकेटाइन तो नहीं बोलूंगा, कैटाइन अवेलेबल है, पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, नाइट्रोजन 4 मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो वो इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे Na+ की, Na+ में आप समझ गए होंगे कि वहां पे ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो सुखी है बेचारा, वो नहीं चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन लेके वो ऑक्टेट इनकम्प्लीट कर ले, ठीक है ना। अच्छा उसी सीक्वेंस में सारे हो जाएंगे उसकी, जैसे K+ भी हो गया, ठीक है ना। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि कुछ कैटाइन ऐसे हैं जो पॉजिटिव चार्ज तो रखते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होने के साथ वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आप इन चारों एग्जांपल्स को जरूर याद रखें, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहली कैटेगरी। आपने देखा पहली कैटेगरी में कौन है? जिनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट था और पॉजिटिव चार्ज वो थे। सेकंड कैटेगरी में हम बात करें तो न्यूट्रल है, लेकिन अभी भी ऑक्टेट उनका इनकम्प्लीट ही रहने वाला है, ठीक है ना। न्यूट्रल स्पीशीज है और इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इनकी एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट, आप याद रखें इनको। अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करूं तो एक तो याद रखें जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जनरली, कि जो R फ्री रेडिकल है, ठीक है ना, वो इसी की कैटेगरी में आते हैं, जैसे मिथाइल फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है ना, मिथाइल फ्री रेडिकल। आपको मैंने जीओसी में बताया था कि लोन पेयर और फ्री रेडिकल न्यूट्रल की कैटेगरी में रखे गए हैं और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की कैटेगरी में रखे गए हैं। तो जिसपे अगर फ्री रेडिकल है या लोन पेयर है, केवल फ्री रेडिकल और लोन पेयर अवेलेबल हो, कोई चार्ज अवेलेबल नहीं हो, तो हम कहेंगे कि वो न्यूट्रल स्पीशीज ही होंगे। और यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये जो कंपाउंड है, ये न्यूट्रल है ये स्पीशीज, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन ही अवेलेबल है। आप देखिए कि एक फ्री रेडिकल का है और 3 बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन उनमें होंगे, तो ओवरऑल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट अभी भी इनकम्प्लीट है, लेकिन इसमें न्यूट्रल स्पीशीज की कैटेगरी में ये गिना जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे सभी फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं। इथाइल फ्री रेडिकल हो गया, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है ना। तो ये सभी जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये फ्री रेडिकल किसकी कैटेगरी में आते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करें एग्जाम्पल की लिस्ट में, तो उसमें हो जाएगा जैसे कि बोरोन और जो एल्यूमिनियम के हैलाइड होते हैं BX3 और AlX3। बोरोन और एल्यूमिनियम की जो हैलाइड है वे सारे के सारे हैलाइड इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। तो 8 एग्जाम्पल इनके हो चुके हैं, 4-4 हैलाइड बना देंगे। तो यहां पे हो जाएगा BF3, BCl3, बोलो BR3 और BI3, ठीक है ना। और अगर हम एल्यूमिनियम के हैलाइडों की बात करें तो AlF3, AlBr3, AlCl3 और AlI3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम और बोरोन की जो हैलाइड होते हैं, बोरोन और एल्यूमिनियम के हैलाइड भी इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये सभी न्यूट्रल है, आपको मालूम है इनमें कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है। आप देखें कि जो BCl3 है, तो देखिए कि जो BX3 अगर मैं यहाँ पे लूं तो BX3 में आप देख पा रहे होंगे कि 3 बॉन्ड अवेलेबल है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन के पास एक वैलेंट ऑर्बिटल भी आपको तो मालूम है। तो इसका जो अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये न्यूट्रल है, तो इसको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? कैटेगरी नंबर 2 में रखेंगे, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, ये एग्जांपल हम अभी यूज नहीं करेंगे, आगे रिएक्शंस में बहुत ज्यादा इसका यूज होने वाला है। ये एग्जाम में डायरेक्ट भी आ चुका है एक बार कि जो CH2 होता है ना, कार्बन पे लोन पेयर हो, इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको कार्बीन के नाम से बोलते हैं। कार्बीन भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, और देखिए कि जो कार्बीन होता है ना, वो कैटेगरी नंबर 2 का इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल भी है और साथ ही साथ इसका ऑक्टेट क्या है साहब? इनकम्प्लीट है। सर हमें कैसे पता चलेगा ऑक्टेट कंप्लीट है इनकम्प्लीट है? तो देखो कार्बन के पास 2 बॉन्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ अवेलेबल है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ठीक है ना। तो ये कार्बीन जो होता है ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। अगर मैं बात करूं इस तरह के कंपाउंड की कि एक हाइड्रोजन को उड़ा के वहां एल्काइल ग्रुप लगा दिया जाए और एक वहां पे हाइड्रोजन को ही रखा जाए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर भी अवेलेबल है, इसको बोलते हैं एल्काइल कार्बीन, ठीक है ना। इसका नाम होता है एल्काइल कार्बीन। और अगर यहाँ पे दोनों में ही अगर एल्काइल ग्रुप लगा दिया जाए, दोनों में एल्काइल ग्रुप लगा दिया जाए, इसका मीनिंग जैसे यहाँ पे हो जाए CR और R, अगर 2 एल्काइल ग्रुप लगा दिया जाए और ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसका नाम होता है डाई एल्काइल कार्बीन। ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल। आप समझ गए होंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? क्योंकि इनमें ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है, लेकिन ये न्यूट्रल स्पीशीज है। और एक और है, जैसे यहां हेलोजन लगा दिया जाए और यहां हाइड्रोजन रखा, तो इसका नाम होता है हेलो कार्बीन, हेलो कार्बीन, ठीक है ना। और अगर यहां पे एक एग्जांपल और है, अगर दोनों ही हेलोजन से फुलफिल कर दी जाए वैलेंसी, यहां पे 2 हेलोजन अगर लगा दिया जाए तो इसका नाम हो जाएगा डाई हेलो कार्बीन। डाई हेलो कार्बीन भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हेलोजन की जगह 2 Cl ग्रुप लगा देना, दोनों Cl लगा दे, तो उसका नाम हो जाता है डाई क्लोरो कार्बीन। तो जो एग्जाम में सवाल आया था वो डाई क्लोरो कार्बीन से रिलेटेड था, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कैटेगरी नंबर 3 में। कैटेगरी नंबर 3 है व्हिच कैन आल्सो एक्सटेंड ऑक्टेट, यानी जो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है वो भी इलेक्ट्रोफाइल ही होता है। जैसे हम बात करें जो ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सके, जैसे मैं अगर बात करूं कि FeCl2 जो होता है, FeCl2 अगर Cl- से रिएक्ट हो रहा है और यहाँ पे यदि वो FeCl3 बना रहा है, तो आप कहोगे कि ये जो रिएक्शन है, हालांकि ये बड़ा रेयर है, आपसे पूछा नहीं जाएगा जनरली, तो जो FeCl2 से Cl- लेकर के FeCl3 बना रहा है, तो इस रिएक्शन में कौन है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है? तो मैं कहूंगा कि FeCl2 जो होता है ना, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। सर हमें कैसे पता चलेगा ये इलेक्ट्रोफाइल है? तो आप देखें इलेक्ट्रोफाइल क्या थे? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉनों की कमी रखते हैं। तो अब अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह है? और हम कहेंगे कि इस FeCl2 ने एक बॉन्ड एक्सटेंड किया है, ऑक्टेट को एक्सटेंड किया है, तो फाइनली इसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया होगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है वो ऑक्टेट को एक्सपेंड कर रहा है, बॉन्ड को एक्सपेंड कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है ना।
अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 4। ये बड़ी स्पेसिफिक कैटेगरी है कि जो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड भी नहीं कर सकता, वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो सकता है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं CO2 इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल होता है, SO3A इसका एक एग्जाम्पल है। हालांकि CO2 और SO3 दोनों न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं बता, अभी हम इलेक्ट्रोफाइल पढ़ रहे हैं तो मैं इलेक्ट्रोफाइल लिस्ट में ही इनको लिख रहा हूं। जैसे एक H2 हो गया, ठीक है ना, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल है जो कैटेगरी नंबर 4 में आएंगे, जो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड भी ना कर सके। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर जैसे CO2 की हम अगर बात करते हैं तो CO2 बॉन्ड को एक्सपेंड तो कर नहीं पाएगा, तो अगर मान लो इसकी रिएक्शन किसी नेगेटिव चार्ज कंपाउंड से कराएं तो क्या ये नेगेटिव ले पाएगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है? क्या ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है? तो मैं कहूंगा कि देखो डायरेक्ट तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। बोलो क्यों? क्योंकि कार्बन की आपको मालूम है कि जो कार्बन के 4 बॉन्ड अवेलेबल है तो इसके 4 बॉन्ड ऑलरेडी फुलफिल है, इसकी जो ऑक्टेट है वो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन इसमें अवेलेबल है। लेकिन अगर ये एक बॉन्ड इंटरनल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाए, यदि CO2 अपने एक इंटरनल बॉन्ड को ब्रेक कर ले तो क्या इस कार्बन पे पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी? और अगर इस कार्बन पे पॉजिटिविटी क्रिएट हो चुकी है तो क्या अब यहां से ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है? तो आप एक लाइन नोट करिएगा कि जो कैटेगरी नंबर 4 वाले होते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं, लेकिन तभी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे जब ये अपना एक इंटरनल बॉन्ड ब्रेक करेंगे। बिना इंटरनल बॉन्ड के ब्रेक किए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो आपने 4 कैटेगरी अभी तक पढ़ा, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दूं। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसके पास में, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ग्रहण करने वाला होता है। और अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉनों की जुगाड़ में रहेगा कि कहीं से अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिले या इलेक्ट्रॉन मिले तो तुरंत ही एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। 4 कैटेगरी में इनको कैटेगराइज किया है। सबसे पहली जो कैटेगरी है उसमें आपने कहा कि पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी होना चाहिए। और पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ आपने कुछ एग्जांपल्स भी सीखे हैं। एग्जांपल की लिस्ट में अगर मैं बात करूं तो एक कार्बोकेटाइन हो गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका एल्काइल कार्बोकेटाइन ही होता है, क्योंकि एल्काइल कार्बोकेटाइन हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है। सेकंड कैटेगरी की हम बात करें तो जिनका ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट हो लेकिन वो न्यूट्रल हो। कैटेगरी थर्ड की अगर हम बात करें जो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता हो, और कैटेगरी 4 जो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड भी ना कर सकता हो। तो अगर हम बात करें कैटेगरी 4 वाले की, तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे तो अपना एक इंटरनल बॉन्ड क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। जब तक ये अपना कोई इंटरनल बॉन्ड ब्रेक नहीं करते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर सकते। तो अब हम बात करते हैं